सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस। जब फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस काम नहीं करे तो उसके बाद काम आता है सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस ये भी नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास बैक्टीरिया किसी खास ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता। इसमें जितने भी काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी काइंड्स के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस उनको रोकता है, उनके अगेंस्ट रेजिस्ट करता है। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कब काम करता है? इफ फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस इज ब्रीच्ड और ब्रोकन। जब फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस टूट जाए, एक्सीडेंटली ये टूट जाए, लाइक कट, इंजरी, वुंड और बर्न, वुंड्स और बर्न्स, स्किन जल जाए, स्किन कट जाए या स्किन में कोई इंजरी हो जाए, तो जो ओपन पोर्शन होता है स्किन का, स्किन के ओपन पोर्शन से यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाती है और जो ये फर्स्ट हमारा डिफेंस लाइन था ये टूट जाता है और उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस काम करता है। और सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस जो है, सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस ट्राई टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय दीज फोर मेथड्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर चले जाते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस अपना काम करता है और उनको खत्म करता है। इसके चार स्टेप्स हैं, चार मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सेल engulf मटीरियल बाय यूजिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या करते हैं, WBC, अगर कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो इसको इनगल्फ करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की मदद से इसको इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस के अंदर दो WBC के सेल आते हैं। इसमें एक सेल न्यूट्रोफिल्स हैं और दूसरे सेल मोनोसाइट्स हैं। नंबर 2 जो है साइटोटॉक्सिसिटी है। साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर NK सेल और TC सेल को हम देखेंगे। और जो तीसरा मेथड है सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस का, इन्फ्लेमेशन है। नंबर 4 जो मेथड है फीवर है, या जिसको हम पायरेक्सिया कहते हैं, बुखार जिसको कहते हैं, पायरेक्सिया को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो WBC हैं, इन WBC को इंटरनेट शफलिंग कर रहा है। जो WBC है, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हमें दो अकसाम के नजर आते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्स, यानी कि जिनके अंदर पिगमेंट्स या ग्रेन्स मौजूद होते हैं, इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। एक के अंदर विदाउट ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन नहीं होते, इनको अग्रेन्युलोसाइट्स WBC कहते हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स WBC हैं, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इसके अंदर बेसोफिल्स आते हैं और इसके अंदर इसिनोफिल्स आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स WBC हैं इनकी 3 अकसाम है और जो अग्रेन्युलोसाइट्स WBC हैं इनकी 2 अकसाम हैं। एक मोनोसाइट्स हैं, दूसरे जो हैं लिम्फोसाइट्स हैं। जब आगे मैं बात करूंगा मोनोसाइट्स आर अग्रेन्युलोसाइट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि WBC की वो टाइप है, वो क्लास है जिसके अंदर ग्रेन्स नहीं होते, ग्रेन्स एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले हम फेगोसाइटोसिस इनगोल्फिंग सेल का पहला टाइप देखते हैं जिसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स हैं।
मीन्स कि इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रेन्स मौजूद होते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये मोस्ट अबंडेंट हैं अमंग द ऑल डब्ल्यूबीसीज। जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और इनकी जो परसेंटेज है 50 से लेके 70% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको मोस्ट अबंडेंट अमंग द डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अगर हम इनका न्यूक्लियस देखेंगे, अगर हम न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखेंगे तो इनका न्यूक्लियस लोब्ड न्यूक्लियस है, और इसके अंदर 3 to 5 लोब्स होते हैं। 3 to 5 लोब्स होते हैं। अगर इस डब्ल्यूबीसी की टाइप्स को हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमें लोब टाइप नजर आता है। और ये जो लोब हैं इनके अंदर ये लोब हमें नजर आते हैं 3 to 5। 5 हमें लोब्स नजर आते हैं, ये हमें लोब नजर आ रहे हैं 3 to 5। हम इन सेल्स को पहचान सकते हैं। और ये जो लोब्स हैं न्यूट्रोफिल्स के, ये इनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पेन देखेंगे, इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, यानी कि फ्यू आवर्स इनका लाइफ स्पेन होता है। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी बाय केमिकल रिलीज बाय डैमेज टिश्यू। ये आगे हम इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि कोई अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो वहां पे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो कि अट्रैक्ट करवाते हैं न्यूट्रोफिल्स को। तो न्यूट्रोफिल्स में आई थिंक कुछ रहा नहीं है। न्यूट्रोफिल्स में यही चीजें हैं जो आपके एमडी कैट के हिसाब से जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एक चीज और है, इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को हम देखते हैं। न्यूट्रोफिल को आगे थोड़ा सा और चीजें में लिखी हुई है। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ब्लड से माइग्रेट करते हैं टिश्यू के अंदर। और ये जो न्यूट्रोफिल हैं कैन रिकॉग्नाइज द वेरियस बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स। ये बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकेन, इनके लिए पेप्टिडोग्लाइकेन रिसेप्टर होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन, इसके लिए अलग रिसेप्टर होता है। लिपोपोलीसेक्राइड, इसके लिए अलग रिसेप्टर होता है। अगर इस न्यूट्रोफिल को हम देखेंगे तो इस न्यूट्रोफिल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर कुछ ऐसा होता है, यूं एक रिसेप्टर्स होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है लिपोपेप्टाइड को। ये लिपोपेप्टाइड पार्टिकल जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड लिपोपेप्टाइड। ये जो लिपोपेप्टाइड है, लिपोपेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको लिपोपेप्टाइड रिसेप्टर कहते हैं। लिपोपेप्टाइड रिसेप्टर याद कीजिएगा, विच रिकॉग्नाइज द लिपोपेप्टाइड। एक और रिसेप्टर यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलिन रिसेप्टर। यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है, ये न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के ऊपर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर एक और रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है, दिस रिसेप्टर विच रिकॉग्नाइज द फ्लैजिलिन। ये फ्लैजिलिन को रिकॉग्नाइज करता है, फ्लैजिलिन। तो इस रिसेप्टर को हम कहेंगे फ्लैजिलिन रिसेप्टर। एक और रिसेप्टर इसके ऊपर होता है, जिसको
जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ पे रिसेप्टर्स होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन रिसेप्टर्स ये रिसीव करता है पेप्टिडोग्लाइकेन को। तो यहाँ पे 3 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इस रिसेप्टर को पेप्टिडोग्लाइकेन रिसेप्टर कहते हैं। इस रिसेप्टर को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकेन रिसेप्टर। और ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके, इसको इनगल्फ करके, इसको डिस्ट्रॉय करता है बाय यूजिंग एन एंजाइम। दिस एंजाइम इज कॉल्ड लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर एंजाइम होता है लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद कीजिएगा, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है हाइड्रोलाइटिक, लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि इन बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ये बैक्टीरिया के 3 मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर्स मुख्तलिफ मौजूद होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की। ठीक है, मोनोसाइट सेकंड टाइप है फेगोसाइटो फेगोसाइटो फेगोसाइटोसिस सेल की। मोनोसाइट्स, इसका जो न्यूक्लियस है किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। जब इस डब्ल्यूबीसी को हम देखते हैं तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर हमें न्यूक्लियस नजर आता है किडनी शेप या बीन शेप हमें न्यूक्लियस नजर आता है। यूं किडनी शेप या बीन शेप हमें न्यूक्लियस नजर आता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये किडनी शेप न्यूक्लियस है। तो इसकी ये यूनिक पहचान है कि इसके अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस हमें नजर आता है। ये नॉन ग्रेन्युलोसाइड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इसलिए इसको हम नॉन ग्रेन्युलोसाइड्स या अग्रेन्युलोसाइड्स डब्ल्यूबीसी कहेंगे। इसकी जो तादाद है टोटल, अगर हम डब्ल्यूबीसी को देखें तो इसकी तादाद 2 to 8% हमें नजर आती है टोटल नंबर अगर देखें हम डब्ल्यूबीसी का। इसका जो हम लाइफ स्पेन देखते हैं, लाइफ स्पेन में हम देखते हैं जब ये ब्लड के अंदर होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है, तो इसका लाइफ जो टाइम है, लाइफ स्पेन जो है इसका 2 to 5 days होता है, शार्ट होता है। ठीक है, मगर जब ये माइग्रेट करते हैं इनटू द टिश्यू, जब ये टिश्यू के अंदर माइग्रेट करते हैं तो इनका लाइफ स्पेन कई महीनों से कई सालों तक हो जाता है। और जब ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स द टिश्यू, देन इट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस। ये मोनोसाइड जो के ब्लड में मौजूद हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद हैं, जब ये माइग्रेट करेंगे, ये माइग्रेट करके टिश्यू के अंदर आएंगे, ये आएंगे कहाँ पे, ये जब टिश्यू में आएंगे तो इनकी साइज बढ़ जाएगी। दे ग्रो देयर साइज, ये अपनी साइज को बढ़ाएंगे। दे ग्रो होंगे कहाँ पे, टिश्यू के अंदर। ये टिश्यू के अंदर ग्रो होंगे और इनकी लाइफ स्पेन भी बढ़ जाएगा। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अंदर हॉर्स शू, जैसे घोड़े का हॉर्स का पांव होता है, उस तरीके का इसके अंदर न्यूक्लियस बन जाएगा, हॉर्स शू न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इसको हम टिश्यू के अंदर हम कहेंगे कि ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज जो कि ड्राइव हुआ है कहां से, मोनोसाइट से। ये आपको मोनोसाइट नजर आ रहा है, मोनोसाइट से बनता है मैक्रोफेज, मोनोसाइट से बन गया मैक्रोफेज।
अब ये जो है ये हो गया आपका मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज को बनाया किसने है? मोनोसाइट ने। मोनोसाइट जब ब्लड के अंदर था, ये माइग्रेट होके टिश्यू में आया है, और टिश्यू में आने के बाद इसका न्यूक्लियस भी हार्स शू की तरह हो गया है, इसकी साइज भी बढ़ गई है। तो अगर हम इस मैक्रोफेज को देखते हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है, तो तब इनके नाम जो हैं, इनके नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर ये लिवर सेल के अंदर मौजूद होगा, लिवर सेल के अंदर अगर मौजूद होगा तो इसको कप फेयर सेल कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे कप फेयर सेल्स, कप फेयर सेल कहेंगे। अगरचे अगरचे ये लंग्स के अंदर मौजूद होगा, ये मैक्रोफेज लंग्स के अंदर मौजूद होगा, तो तब हम इसको कहेंगे एल्व्यूलर सेल। तो इसको हम कहेंगे एल्व्यूलर सेल। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होगा तो इसको हम कहेंगे माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस एक तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा इसका जो कमाल का एक काम है वो ये है कि जब ये किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, जब ये किसी बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेते हैं, ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीजीन्स हैं, ये जब बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाता है मैक्रोफेज के अंदर, तो मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको कर देता है डिस्ट्रॉय। और इसके जो एंटीजीन है, इसको मैं रेड कलर के देता हूं, इसके जो एंटीजीन है, ये एंटीजीन प्रेजेंट करता है अपने सरफेस पे। तो ये जो एंटीजीन है, ये एंटीजीन एक्चुअली किसके हैं? बैक्टीरिया के हैं। इस बैक्टीरिया को इसने पकड़ा, इसको मारा, और उसके बाद इसके जो एंटीजीन है, इस एंटीजीन को इसने प्रेजेंट किया अपने सरफेस पे, अपनी सेल मेम्ब्रेन पे इसको इसने सरफेस किया। तो अब इस सेल को हम कहेंगे, इस मैक्रोफेज को कहेंगे एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हम एपीसी कहते हैं, एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। तो अब ये बन गए एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। तो कभी कभी ये होता है कि ये क्या करते हैं कि अपने सेल में से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस करते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस करते हैं, सिलेंडर लाइक इसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं। और अब इस सेल को, इसी मैक्रोफेज को हम कहते हैं डेंड्राइट सेल, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइट्स हम कह रहे हैं ब्रांचेस को, इसमें ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इसलिए इसको हम डेंड्राइटिक सेल कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। यकीनन ये आप समझ गए होंगे, मैक्रोफेज भी आप समझ गए होंगे। डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं, अच्छा ये इसमें मैक्रोफेज में एक चीज रह गई कि मैक्रोफेज जो हैं ये रिलीज करते हैं, एक मिनट इसमें लिख लें, एक दो चीजें और भी रह गई। जो मैक्रोफेज हैं, मैक्रोफेज दे रिलीज, मैक्रोफेजेस दे रिलीजेस सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिग्नल मॉलिक्यूल्स। इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम साइटोकाइंस कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस भी रिलीज कर रहे होते हैं, ये भी इसका एक काम है। और ये दूसरा क्या करते हैं कि ये इनिशिएशन करते हैं, इनिशिएट द इन्फ्लोमेशन,
ये इनिशिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन को, ये इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते हैं। और एक चीज इसके अंदर बनती है, ये सीक्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड को। ये भी एंटीटेस्ट के हवाले से याद कीजिएगा कि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को ये सीक्रीट करते हैं, जो कि फेगोसाइटिसाइड्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे सेल को इनगल्फ करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड उनको किल कर देता है। अब जब हम डेंड्राइटिक सेल को देखते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल एक और टाइप है ल्यूकोसाइड्स की। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंटीजीन प्रेजेंटिंग एंटीजीन, इसके अंदर ये प्रेजेंट करता है एंटीजीन को टूवर्ड्स द टी सेल को आगे हम एक कम्प्लेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स है जो कि प्रेजेंट कर रहा है किसको, टी सेल को। और इसको हम डेंड्राइट सेल या डेंड्राइटिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स मींस ब्रांचिंग। इसके अंदर लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती हैं, यूं इसके अंदर प्रोजेक्शंस बनती हैं, लॉन्ग प्रोजेक्शंस बनती हैं, इसलिए इसको हम डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। कल इंशाल्लाह हम साइटोटॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।